नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने की बात, 3 सालों के विकास और विश्वास की बात, प्रदेश की तरक्की की और सरकार की उपलब्धियों की। जी हां, आज यानी 23 मार्च को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और सरकार कमलनाथ की बनी थी। किसान, कर्ज माफी, गौशाला, युवा बेरोजगारों को भत्ता, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेजोड़ तालमेल ने 15 साल बाद कांग्रेस का वनवास खत्म कराया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और सरकार ने शपथ ली। घोषणा पत्र में किए अपने वादों पर सरकार काम कर रही थी, लेकिन 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने वाला बयान देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की परोक्ष रूप से एक दूसरे पर की गई सख्त टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि मार्च 2020 में ही बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर सिंधिया के इस्तीफे के बाद बेंगलुरु में मौजूद उनके 22 विधायकों ने भी एक साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और सियासी घटनाक्रम के बीच कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। जिसके बाद 23 मार्च 2020 को एक बार फिर मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीते 3 सालों में शिवराज सरकार ने बेमिसाल काम किए हैं। अब सरकार के दावों में कितना दम है और धरातल पर ये दावे कितने खरे उतरे हैं, आज जनता मांगे जवाब में चर्चा शिवराज सरकार के इन्हीं दावों पर करेंगे। 3 साल कितनी तरक्की। तो आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपनी चौथी पारी के 3 साल पूरे कर लिए हैं। प्रदेश भाजपा में 3 सालों को लेकर उत्सव है। प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भोपाल में शिवराज सरकार ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल की लॉन्चिंग से की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं और स्कूली बच्चों के लिए कई घोषणाएं भी की। इसके आगे अब भाजपा का प्रदेशव्यापी आयोजन शुरू होगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। लाडली बहना योजना का पंजीयन, हर बूथ पर लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों का स्वागत सम्मान होगा। साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा भी कई आयोजन करेंगे। लेकिन भाजपा के इस जश्न पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं और कहा कि खरीद फरोख्त कर बनाई गई सरकार का जश्न है। कमलनाथ के साथ कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला, अपराध, युवाओं को रोजगार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि शिवराज सरकार के 3 साल कितने बेमिसाल हैं। इन 3 सालों में सरकार ने क्या तरक्की की, प्रदेश का कितना विकास हुआ, शिवराज सरकार जनता के वादों पर कितना खरी उतरी और 3 सालों में शिवराज सरकार ने ऐसा क्या बड़ा काम किया जो यदि कमलनाथ की सरकार होती तो नहीं होता। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपनी चौथी पारी के 3 साल पूरे कर लिए हैं। अब जहां सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा में जश्न है, उत्सव है, तो वहीं कांग्रेस 3 साल और शिवराज सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के जश्न पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त कर बनाई गई सरकार का जश्न है, लेकिन 3 साल बेमिसाल का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये 3 साल प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे। कोरोना के समय हमने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इन 3 सालों में महत्वपूर्ण योजना पैसा एक्ट, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है और अनेक उपलब्धियां इन 3 सालों में हमने हासिल की है।
जो जन कल्याण की योजनाएं बनी है उन पर गर्व करता हूं। 3 साल प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कोविड जैसे महासंकट का हमने मुकाबला किया, सफलतापूर्वक मुकाबला किया और बावजूद उसके जन कल्याण की अनेकों योजनाएं, जिसमें पैसा एक्ट लागू करने से लेके मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना लॉन्च हमने की। कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, एक रोड मैप बना के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने काम करना प्रारंभ किया और अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की जो प्रगति हुई है, विकास हुआ है और जन कल्याण की जो योजनाएं बनी है उन पर मैं गर्व करता हूं। 3 सालों को लेकर सत्ता और संगठन के नेता भी ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा बता रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के शासनकाल को कोस रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गरीबों का हक और अधिकार छीनने का काम 15 महीने में किया था। आज मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के 17 साल अर्थव्यवस्था से लेकर मध्य प्रदेश को विकसित से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं और 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार कर दिया था मध्य प्रदेश को, बीमारू राज्य बना दिया था। बिजली आती नहीं थी, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने इन 18 वर्षों में सड़कों का भी जाल बिछाया है, चकाचक सड़कें बनाई है। जहाँ बिजली 2990 मेगावाट थी, आज 26,000 मेगावाट से अधिक है। अब सत्ता और संगठन के नेता 3 सालों का जो भी गुणगान करें, प्रदेश के शिखर पर पहुंचने का दावा करें, लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खरीद फरोख्त की सरकार बनाकर भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। आज प्रदेश में युवा बेरोजगार है, महिला अपराध और महंगाई चरम पर है। हकीकत यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार बनते जा रहे हैं और युवा नीति के नाम पर क्या ला रहे हैं कि 1 लाख रोजगार हम हर महीने देंगे। अब जब पूरे 20 साल निकल गए, अब आखिरी में जब इनकी नैया डूब रही है, ये मर रहे हैं, इनकी सरकार डूब रही है, इनके सरकार वाले मर रहे हैं, तो अब ये लाते मरता क्या नहीं करता वो वाली स्थिति में आ गए। हकीकत यह है कि ये सरकार युवाओं के लिए बहुत ही दुखदायी है और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ गोलियां दे रहे हैं गोगो मामा के रूप में और बाकी वो किसी का युवाओं का भला नहीं कर सकते। अब शिवराज सरकार भले ही 3 साल बेमिसाल का दम भरे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 3 साल कितने बेमिसाल। सवाल ये भी कि क्या शिवराज सरकार के 3 साल को जनता का आशीर्वाद मिलेगा या 2018 की तरह एक बार फिर जनता बदलाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से प्रवक्ता हैं प्रहलाद कुशवाहा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हमारे साथ मिनाज आलम जी हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे किसान की स्थिति, प्रदेश में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पे अलग अलग बिंदुओं पे हम अपने प्रवक्ताओं से, अपने अतिथियों से सवाल करेंगे। कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज। देखिए, आज हम थोड़ा सा कुछ अलग टाइप चर्चा कर रहे हैं। 3 मुद्दे हैं हमारे पास, किसान मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है और युवाओं को रोजगार का मुद्दा है। पहले हम बात कर रहे हैं किसानों की। हम सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे किसानों के लिए इन 3 सालों में शिवराज सरकार ने क्या किया। देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्पष्ट कहना है कि किसान के लिए हम किसानी को लाभ का धंधा बनाएंगे जी। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो बेहतर तरीके से सरकार को किस प्रकार से किसानी में उसको कैसे सुविधाजनक, चाहे वो सिंचाई का मामला हो, तो आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश आज सिंचाई के मामले में बहुत ही सक्षम प्रदेश बना है जो सरकार के काम रहे हैं। और आप देखेंगे कि चाहे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने एक कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब एक समय ऐसा हुआ करता था कि समर्थन मूल्य घोषित किए जाते थे, लेकिन समर्थन मूल्यों की खरीदी किस स्तर पे होती थी,
आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश किसानों की 100% उपज को खरीदने के लिए सक्षम है। सरकार उनके कहीं ना कहीं उनकी उपज को पूरी तरीके से खरीद रही है। सरकार अपनी क्षमता से ज्यादा खरीदने का काम किया है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, या किसी भी प्रकार की किस्मों का मामला हो। ये एक मध्य प्रदेश ने और भाजपा की सरकार ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ये सरकार समर्थन अगर मूल्य उपज में तो करता पहले है, भी खरीदी हो रही थी प्रहलाद जी, समर्थन मूल्य पहले भी खरीदी हो रही थी। देखिए कमलनाथ सरकार कर्ज माफी कर रही थी, नहीं कर पाई, आप सबका ये आपका आरोप है और मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो उनका कर्ज माफ नहीं हुआ चूंकि वो उनके घोषणा पत्र में था, आपके पत्र में था नहीं। जहां तक आप खाद और बीज के लिए जिस तरह सोसाइटीज में लाइन लगती है, लाठी चार्ज होता है, उन पे पुलिस मारती है, वो समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इसको कैसे आप कहेंगे कि किसान की उपलब्धि गिना रहे आप 3 सालों में शिवराज सरकार की? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर ये खाद्य वितरण का विषय है, मुझे लग रहा है कि दर साल हमने क्षमता बढ़ाई है। जो उर्वरक आए हैं वो हम पिछले साल की तुलना में हमने हर साल आगे बढ़ाया। अगर कहीं पर देखिए क्या होता है, किसान जब कहीं ना कहीं जब उसकी खाद का समय आता है, जब उसको खाद देना होता है, उर्वरक देना होता है खेतों में, वो एक समय पे ही पहुंचता है। निश्चित तौर पे किसान की जरूरत होती है कि किसान जब पहुंचेगा तो उसको उर्वरक मिलना चाहिए समय पर। लेकिन क्या होता है कई बार कि आप समझिए कि हमने सोसाइटियों को दिया, हमने कहीं पर व्यवस्था अगर गड़बड़ हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को लेकर यह विषय नहीं किया जा सकता। हमने ऐसे समय पर भी खाद्य का वितरण किया है जब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खाद्य के लिए बड़ा क्राइसिस रहा है, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं आया कि किसानों को खाद्य नहीं मिली है। आए दिन विजुअल भी हैं, फोटो भी छपती हैं कि किस तरह रात में लाइन में लग जाते हैं कि सुबह 10 बजे तक के लिए फिर भी नहीं मिलती। खैर ये मुद्दा अलग है, हम दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे। हम चलते हैं आनंद जाट जी के पास, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है। जी जाट साहब, हम सिर्फ किसान के मुद्दे पे अभी आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रहलाद जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि किस खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। जी प्रहलाद जी ये बता दीजिए, 18 साल तो हो चुके हैं, कब बनाएंगे? जी अभी भी बनाएंगे का क्या है? और अगर 18 सालों में नहीं बना है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने 2022 को डिलीवरी वर्ष के रूप में घोषित किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और मध्य प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत बड़ा इवेंट रचाकर रोडमैप प्रस्तुत किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। जरा इस दावे की पड़ताल मैं कर देता हूं, बता देता हूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों की जो आय है वो पहले से कम हो गई है। मध्य प्रदेश का एक किसान जो है 8,389 रुपये कमा रहा है। ये एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट है, और मध्य प्रदेश का बड़ा मीडिया संस्थान है, और देश की जो है वो 10,000 है, और पिछले 3 सालों में उसमें कमी आई है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, किसान कर्ज माफी पर आ जाते हैं। अभी सभी किसानों के पास वो पहुंच रहे हैं मैसेज कि 28 मार्च को जो है वो आप अपने ऋण की अदायगी कर दें ताकि आपको 0% ब्याज का लाभ मिल सके। गेहूं की खरीद कब से शुरू हो रही है प्रहलाद जी? गेहूं की खरीद अप्रैल से शुरू हो रही है। आप भुगतान नहीं कर पाएंगे जब किसान को आप ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे मार्च में कैसे ले सकते हैं जी? और डिफाल्टर करने की व्यवस्था आप बना रहे हैं और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जब 0% ब्याज पर आप दे रहे हैं तो डिफाल्टर क्यों हो रहा है किसान? नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस किसानों को कर्ज मुक्ति का, प्रहलाद जी आपको समय देंगे उत्तर देने का सारे आरोपों का। जी, कांग्रेस किसानों को कर्ज मुक्ति का संकल्प लेकर आई थी कि किसान कर्ज मुक्त होगा तभी उसकी आय भी दुगनी होगी। वो सब संकल्प हमारा था, और हमने 15 महीने की जो सरकार थी उसमें नीति और नियत का परिचय दिया। और ये बात मैंने नहीं, 21 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर यह बात स्वीकार की कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में, हाथ के पंजे की सरकार में 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई थी। और अविश्वास प्रस्ताव पर जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों को जवाब नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि हाँ 7,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई है।
तो एक तरफ आप किसानों को कर्ज से लादने वाली नीति भारतीय जनता पार्टी लाती है, उसकी केंद्र की सरकार ने पिछले 8 सालों में 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ बड़े उद्योगपतियों का किया है। तो ये स्पष्ट है कि हमारी नीति किसानों को कर्ज मुक्त करने की है और भाजपा की नीति उद्योगपतियों के लोन राइट ऑफ करने की है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट दिख रहा है और इसीलिए किसान कर्ज माफी के काम को रोक देने की मंशा से सरकार गिराई गई थी। चलिए मिनाज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चलिए, अब आपका क्या कहना है? सिर्फ किसानों के मुद्दे पे अभी बात करेंगे। देखिए, हिसाब तो इनसे 18 साल का लेना था, उससे पहले का हिसाब लेना आज मुद्दा 3 साल का है। आज मुद्दा 3 साल बेमिसाल है। तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि 3 साल फिर बदहाल। नहीं, बेमिसाल नहीं कहा मैंने कहा 3 साल कितनी तरक्की। हाँ, तो कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, जहाँ का तहाँ है प्रदेश जी। और किसानों की दुर्दशा पहले से भी ज्यादा बद से बदतर हो गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई भी नेता किसानों के बीच नहीं गया है। पिछले अभी ठंड के मौसम में एक तो ठंड की मार किसानों ने सही, उसके बाद अभी ओलावृष्टि की मार किसान सह रहा है, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना कांग्रेस का कोई नेता वहां पर किसानों के बीच में उनके छूट लेने जा रहे हैं। किसान रो रहे हैं जी, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पर इन नेताओं के कान तले जू नहीं रेंग रही है। और सिर्फ ये घोषणा एक तो है घोषणावीर, और वो घोषणा का जवाब देने के लिए थे करमवीर कमलनाथ। वो दोनों बस घोषणा करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा। अरे भाई, इन सब चीजों को छोड़ के अभी किसान तराई कर रहा है। उसकी फसल उसके बच्चों की तरह होती है। वो पूरे साल भर मेहनत करके एक फसल उगाता है और उस फसल ओलावृष्टि के कारण वो फसल बिल्कुल जमींदोज हो जाती है, फसलें नष्ट हो गई हैं। एक भी नेता नहीं है, सारी घोषणा हो रही है। अरे जाइए ना आप विदिशा, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग में चले जाइए, आप विदिशा चले जाइए, क्या हाल है किसानों के? अरे इनके तो कोई नहीं जा रहा। किसानों के पास चले जाने से उनकी समस्या थोड़ी समाप्त हो जाएगी। ओलावृष्टि कमलनाथ जी, सिराज जी ने थोड़ी करवाई है। मेरा कहने का मतलब है, अगर ये वोट लेने जा सकते हैं तो किसानों का दुख दर्द बांटने भी इनको वहां पे जाना पड़ेगा। और ये केवल बड़े बड़े चैम्बरों पे बैठ के बड़े बड़े मीडिया बाइट देके और कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बाइट देने से काम नहीं चलेगा। आपको किसानों को सिराज जी सर्वे के लिए आदेश दे चुके हैं कि जहां जहां खराब हुई है सर्वे कराया जाए, मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक कोई सर्वे शुरू नहीं हुआ है। अभी किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया, और जारी करने के बाद भी ना वहाँ पे कोई एसडीएम पहुंचा, ना किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे पहुंची है किसानों की छूट लेने के लिए। हम लोग अभी मैं विदिशा, गंजबासोदा और तमाम जगह पे जहाँ तक मुझसे बन पड़ा है, मैं वहाँ गया था। किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमारी छूट लेने अभी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप देखिएगा भाई साहब, जैसे 2023 का चुनाव आएगा तो ये हमारे दरवाजे पे ये सब 23 तो आ गया है भैया, चल रहा है, बचा कितना दिन है? हाँ, 6 महीने बाद ये सारे नेता वहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए, कुल मिला के ना इनसे किसान संभलेगा, न प्रदेश का युवा संभल रहा है, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न शिक्षा व्यवस्था। अभी तो क्योंकि किसान पे बात हो रही है, अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब से चल रही है? केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। अरे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना दे दो, तो केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में ये 18 साल से राज कर रहे हैं शिवराज जी, क्यों नहीं कर देते उनकी आय को 2 गुना उनकी लागत का? चल बताइए, जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं होगा। जवाब हम ले लेते हैं, फिर से एक बार प्रहलाद जी के पास चलेंगे। प्रहलाद जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हम एक बार श्रीवास्तव जी की टिप्पणी ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, किसान जैसा पहले था वैसे आज है, सारी सरकारें दावा करती हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता, जो मेरा मानना है। क्या है आपकी टिप्पणी? नहीं, त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि किसानों की स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आया जी। अब रही बात जैसे सिंचाई की व्यवस्था करना, बिल्कुल सरकार का काम, अगर उन्होंने सिंचाई का रकबा बढ़ाया तो अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ तक उनकी आय को दुगनी करने वाली बात है, हमें लगता है कि आय दुगना होने के बजाय उनकी आय कम हुई है जी। और अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बता भी रहे थे कि इनकी आय कम हुई है। अब सवाल इस बात का है कि आय कम होना, एक तरफ आय कम होना, दूसरी तरफ ये दावा करना कि आय दुगनी होगी, दोनों में बहुत अंतर है जी। हमें लगता है कि पिछले 3 सालों में, 3 साल का ही की बात हो रही है, पिछले 3 सालों में किसानों का जैसे कर्ज माफ़ी इसके पहले हुई है, थोड़ी बहुत एक लेवल तक की गई है, इसके बाद सरकार गिर गई कांग्रेस की, लेकिन बाद में जो पार्टी सत्ता में है, माननीय शिवराज सिंह जी, आप ये समझिए कि किसानों को लेकर के घोषणाएं तो बहुत सारी हैं जी। फसल बीमा है, इसके अलावा अभी देखिए इतनी बड़ी
जो है किसानों के ऊपर आफत आई है, वो ओलावृष्टि है, अब इसका मुआवजा चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो किसान कुछ 2 कदम आगे बढ़ने के बजाय 1 कदम पीछे चलाता है। हम ये नहीं कहते कि किसी सरकार की मंशा नहीं किसानों को जो है सुविधा देने की, उनकी आय बढ़ाने की, सारी सरकारें मंशा सबकी ठीक होती है, लेकिन फिर भी कुछ योजनाएं हैं, कुछ व्यवस्था है, कुछ रणनीति जो बनाई जाती है जिसकी वजह से किसानों को लाभ मिले। हमें लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में इन 3 सालों में, विगत 3 सालों में जो सरकार है, पहले तो काफ़ी कुछ पहले चरण में, पहले 3 टर्म में शिवराज सिंह ने बहुत सारा काम किया जिसमें सिंचाई सुविधा है, बहुत सारे रकबा बढ़ा और कई गुना बढ़ा। लेकिन इस बार हमें लगता है कि किसानों की तरफ सरकार उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखती है जी। और उदासीन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सक्रिय उतनी नहीं है जिससे उनकी आय बढ़े। जी, चलिए प्रहलाद जी उत्तर दे दीजिए आप। आनंद जी जब आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, विनायक जी ने भी अपनी बात कही है, भाई सुनील जी हमारे साथ नहीं है, जल्दी ही जुड़ेंगे, आप उत्तर दे दीजिए, फिर दूसरे हम बिंदु पे जाएंगे। नहीं, मैं आनंद जी की बात पे मुझे बड़ा ठीक है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पे उसका विरोध ही करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किसान की आज स्थिति, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे बिजली की लेकर हो, आज चाहे उनके खरीदी उपकरण खरीदी में सब्सिडी का मामला हो, चाहे हम किसानों को जो लघु और मध्यम किसानों को हम जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं उसके लिए इनको नजर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज आप समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार से हम मध्य प्रदेश की सरकार जीत रही है, इनकी सरकारों ने जो किया है, हमने उस चीज को सुधारा है, किसान की कैसे बेहतर से बेहतर उनकी हम सुविधाएं बढ़ा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो ये दिखाई नहीं देगा। जी 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 जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं देखिए क्या है, मध्य प्रदेश का किसान, चाहे आप जब सोचिए कि कमलनाथ जी ने ये वादा किया था किसान के ऋण माफी का, त्रिपाठी जी मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब ऋण माफी का वादा किया था तो आप सोचिए कि इन्होंने चुनाव के पहले 2018 के पहले ये सब जगह जा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे किसानों से कि भैया बिजली का बिल मत भरो, कर्जा मत भरो, हम सरकार में आएंगे तो आपका सारा सब कुछ माफ करेंगे। आज किसान अगर डिफॉल्टर हुआ था तो कांग्रेस के कारण हुआ, इन्होंने ना ही कोई 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। लेकिन शिवराज जी जैसे ही सरकार में आते हैं तो जब देखते हैं कि किसान डिफॉल्टर होने के कारण ना खाद खरीद पा रहा है, ना बीज खरीद पा रहा है, उन्होंने जो उनके ऊपर ऋण के ऊपर जो ब्याज था उन्हें ब्याज तुरंत माफ किया। अभी कुछ किसानों के बीच में मूल राशि को लेकर जो उन्होंने कर्जा लिया है उस पे हमने ना वादा किया, लेकिन उनको कैसे खाद बीज तुरंत उपलब्ध हो इसके लिए जो उनका ब्याज था शिवराज जी ने उनको तुरंत माफ किया है। आज सभी किसानों को चाहे वो बिजली हो, खाद हो, हर प्रकार की सुविधाएं हो, पानी की सुविधा हो। बात मान सकता हूं कि इन्होंने 2 लाख तक के सबके कर्जे माफ नहीं किए, लेकिन विधानसभा के पटल पे आपके कृषि मंत्री ने ही कहा कि 50,000 तक जिनके कर्जे थे माफ किए, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। इन्होंने 4,000 माफ किया, इन्होंने 10,000 माफ किया। एक किसान का नाम बताए जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। 2 लाख स्वीकार कर रहे जी आनंद जी, संक्षेप में। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। किसानों को, चूंकि ये माफियाओं की सरकार है तो इसमें मिलावट माफिया का एक बड़ा रोल है। तो किसानों को शुद्ध खाद, शुद्ध दवाइयाँ, कीटनाशक अगर मिल जाएं, खुद शुद्ध बीज मिल जाए, इसके लिए हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था। तो माफियाओं को दिक्कत हुई इससे, और सारे माफिया इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने सरकार गिराई। और बता देता हूँ, किसान कर्ज माफी की योजना इन्होंने लागू क्यों नहीं कर रखी, बता देता हूँ। क्योंकि महाकाल कॉरिडोर का विस्तार हमारी योजना थी। 19 अगस्त 2019 को 300 करोड़ रुपए हमारी सरकार की कैबिनेट ने, कमलनाथ जी की कैबिनेट ने मंजूर किए थे। तो महाकाल कॉरिडोर का विस्तार की योजना इन्होंने जारी रखी। इन्होंने राम वन गमन पथ की बात जारी रखी, क्योंकि 18 साल में पहली बार कमलनाथ जी ने कहा कि राम वन गमन पथ विकसित होगा, और वो कमलनाथ जी का उस विजन को आज बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश का जानता है। ये सब पुण्य के काम थे, पर किसान कर्ज माफी इससे भी ज़्यादा पुण्य का काम था,
जिसे इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ये कमीशन खोरों की सरकार है और कमीशन चूंकि खाते में पैसा जाता किसान को कर्ज मुक्ति मिलती तो किसान जो है समृद्ध होता, अर्थव्यवस्था बढ़ती, उन्हें खरीद की और ताकत मिलती। तो कमीशन जो है इनके कमीशन खोरों को खातों में कमीशन नहीं जाता, खातों के माध्यम से कमीशन तो नहीं निकाल पाते। तो इस योजना को इसलिए बंद किया गया क्योंकि जनता का वोट के रूप में साथ लेना, ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, और यही है इन सब का मिला जुला प्रयास, इसलिए ये सब हुआ। उमंग सिंघार जी मंत्री रहते हुए कहा आ गए ना व्यक्तिगत, आ गए ना व्यक्तिगत, आ गए, बौखलाइए मत, व्यक्तिगत मत होइए। प्रहलाद जी सत्ता में है, जिम्मेदारी समझिए। यही माफिया की पहचान होती है कि जैसे ही सच्चाई बताई जाती है आप व्यक्तिगत हमलों पर आ जाते हैं। अरे व्यापक और डंपर से जिन नेताओं की पहचान है वो आपकी पार्टी में है, हमारी में नहीं है। और चलिए पढ़ रहे बच्चों का पोषण आहार आपकी पार्टी के नेता खा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट है इसी साल जुलाई की, ज्यादा दूर मत जाइए। और 18 साल में मध्य प्रदेश को विकसित नहीं कर पाए, अब क्या करोगे भैया? इसलिए चला चली की बेला। चलिए प्रहलाद जी, आनंद जी, प्रहलाद जी, हम दूसरे मुद्दे पे जाएंगे। अगर इस तर्क वितर्क होते रहे तो हम एक ही मुद्दे पे रह जाएंगे। चलिए आप इस शुरुआत कर देते हैं आनंद जी। इन 3 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर के, माने सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर शिवराज सरकार के 3 सालों से आप कितना संतुष्ट हैं? सर 4 दिन पहले की रिपोर्ट है जी, आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि कमिश्नर प्रणाली ही बड़े जोर शोर से लागू की गई थी, उसके बाद अपराध बढ़े हैं सर जी। नेमावर में आदिवासी बहनों को 10 फीट गहरे गड्ढे में इसी मध्य प्रदेश में इन्हीं 3 सालों में गाड़ा गया है सर जी। इसी मध्य प्रदेश में वन अमले और पुलिस पर जो है वो वन माफिया हमला कर रहा है सर। इसी मध्य प्रदेश में सिवनी में 2 आदिवासी भाइयों को जो है कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों ने कथित तौर पर मार दिया है सर। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात करते हैं सर। मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों पर अत्याचारों में देश में नंबर 1 है सर। मध्य प्रदेश जो है वो छोटी नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामले में देश में नंबर 1 है। और वो उनके कंधों पर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का भार है जिनकी भावनाएं अपनी बेटी की उम्र की फिल्मी नायिकाओं के कपड़ों के रंग से आहत हो जाती है सर। लेकिन आदिवासियों की हत्या पर जिनका दिल नहीं पसीजता है सर। और अपराध होने के बाद जो है हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है। अभी पुलिस की गोली से एक आदिवासी की मौत हुई है सर। ये कानून व्यवस्था है सर मध्य प्रदेश में। और इसी कानून व्यवस्था का एक बड़ा पहलू है कि जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कानून व्यवस्था का मामला बनता है सर। जी जी जी। प्रहलाद जी उत्तर देना चाहेंगे कि एक बार मिनाज जी से भी हम बात कर लें? जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वो याद है, फिल्में बनती थी डकैतों के ऊपर जी। ये चंबल हो चाहे चित्रकूट का क्षेत्र हो, यहाँ पर डकैतों का राज हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से शिवराज जी आए आज एक भी गुंडा, एक भी डकैत का नाम नहीं आता। लेकिन जो भी गुंडा उठता है उसको तुरंत जमीन में गाड़ दिया जाता है। और चाहे वो माफिया हो, उनके घर भी तोड़े जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है। वो नेमावर वाली बेटियां अपराधी थी क्या? तो तुरंत जाट साहब थोड़ा सा अपने समय में हम फिर आपको समय दे देंगे। मैंने तो कहा नहीं कि आपको समय नहीं देंगे। अगर इस तरह तर्क वितर्क करेंगे तो ना आपकी आवाज जाएगी जनता तक, ना वो सुन पाएंगे, ना प्रहलाद जी की बात सुन पाएंगे। जी प्रहलाद जी। देखिए, आज कानून व्यवस्था का मामला है तो हम अगर किसी भी प्रकार का अपराध के लिए किसी भी प्रकार के सरकारों का विषय नहीं, हाँ अगर अपराध हो रहा है, अगर उसको सजा नहीं मिल रही है जी, तो जरूर सरकार पे सवाल उठते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को इतने अच्छे से संभाला है कि आज कोई भी अगर अपराध, लेकिन प्रहलाद जी जो आंकड़े बताते हैं हमारे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। महिला अत्याचार माने आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में देश नंबर 1 पे है, नाबालिग बेटियों के अपहरण के मामले में नंबर 1 पे है, और भी नंबर 1 पे ना सही तो नंबर 2 नंबर 3 पे तो बहुत सारे उसमें हैं। तो ये आंकड़े आपकी भी दिल्ली में सरकार है, ये गलत झूठे आंकड़े हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना
जी कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था ने उसको तुरंत सजा की ओर बढ़ाया है, तुरंत कार्रवाई हुई है, पुलिस कार्रवाई हुई है, उसको तुरंत जेल भेजा गया, ज्यादा से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। और अगर बच्चियों के अपराध का मामला हो, महिला अपराध का मामला हो, मध्य प्रदेश वो सरकार थी, वो प्रदेश था जहां पर नाबालिग बच्चियों से अपराध करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया और 40 से अधिक अपराधियों को फांसी की सजा भी देने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। तो यहां पर जिस प्रकार की मंटाधारी व्यवस्था थी और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी थी, आज मध्य प्रदेश उस व्यवस्था से उबर कर आया है। आज यहां पर जो भी अपराधी अपराध करने का विचार भी करता है, अगर उसने अगर एक कदम बढ़ाया है तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत उसको आगे बढ़कर उसको कंट्रोल किया है और अपराधियों को जेल के पीछे डाला है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। सुनीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके पहले हमने आज सुनीलम जी 3 मुद्दे तय किए थे, एक किसान, दूसरा अपराध बने कानून व्यवस्था और तीसरा रोजगार। तो पहले पे बात हो गई, आप थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले तो आप संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए कि किसानों में इन 3 सालों में जब से शिवराज सरकार आई है तो किसानों के में कितना बदलाव आया है, कितना उनको लाभ मिला है या लाभ नहीं मिला है, तो क्या स्थिति उनकी रही, संक्षेप में आपसे पहले जानना चाहेंगे। आपका पहली बात तो ये कि किसानों को लेकर के जो घोषणाएं मुख्यमंत्री महोदय ने या मध्य प्रदेश की सरकार ने की हैं, उसमें अगर मैं जो लेटेस्ट करूं कि 4,000 रुपया साल का, जैसे प्रधानमंत्री का 6,000 रुपया साल है तो इनका 4,000 रुपया साल, इस बजट के अंदर भी इन्होंने कहा कि हम 4,000 रुपया साल का भी आगे भी हम देते रहेंगे। तो पहला मेरा सवाल ये है, जिसको क्योंकि मैंने गांव-गांव में जाकर के इसका पता लगाया है, मुझको ऐसे 10% भी किसान नहीं मिले हैं जिन्हें कि 4,000 रुपए के हिसाब से 2 साल का 8,000 रुपए, और जो केंद्र सरकार कहती है दावा कि हमने जो है 6,000 दिया तो 4 साल का 24,000 रुपए मिला हो, कुल मिलाकर के 32,000 रुपए का हमारे जो भी माननीय प्रवक्ता जी हैं वो किसी भी अपने एक गांव के अंदर अगर मुझे वो बता दें कि दोनों जो किसानों की सम्मान निधि या किसान कल्याण निधि मिल गई, तो मैं मानूंगा कि जो किसानों के लिए वो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। मेरा कहना है कि करते नहीं है, एक बात जी। दूसरी बात ये, फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं, भावांतर का भुगतान नहीं, किसानों का जो रेट है बिजली का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मंडी के अंदर जो किसानों का माल खरीदा जाना चाहिए, मैं आज की तारीख के अंदर आपको बताता हूं, अभी 15 दिन 20 दिन पहले जो है गेहूं का रेट 3200 रुपए क्विंटल था, आज की तारीख में 1800 और 2000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। मैं जिस जगह मैं जहां से आता हूं मुल्ताई से, वहां पर स्थिति ये हुई कि जो गोभी, पत्ता गोभी, मेरे यहाँ पर देश में शायद एक गांव ऐसा होगा बिरुल जिसमें सबसे ज्यादा पत्ता गोभी होती होगी। मैंने वहां 5 दिन की पदयात्रा की। जब मैंने पदयात्रा शुरू की तब 3 रुपए किलो के अंदर वहां पे माल खरीद रहे थे व्यापारी, और 5वें दिन जो है 30 पैसे किलो पे भी खरीदने को तैयार नहीं। मैंने इसको लेकर के लिखित ज्ञापन कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, एसडीएम, कलेक्टर सब कुछ दिए, पैकेज की बात की, कुछ भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे किसानों को लिप सर्विस देने का काम किया जा रहा है। किसानों को लेकर के जो भी घोषणाएं सरकार करती है उन घोषणाओं का पालन बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो बात मैंने कहा है उसके जो है कभी आपके कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता महोदय आ जाएं और मेरे को उन गांव के नाम बता दें। प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। जी, हाँ, तो वो मुझे बता दें तो बहुत अच्छा होगा। वो जिस क्षेत्र में रहते होंगे उस क्षेत्र का मेरे को एक आध गांव का नाम बता दें और मैं उस गांव के अंदर जाने को तैयार हूं, और मैं केवल और केवल जो है किसान कल्याण निधि और जो किसानों की सम्मान निधि है उसका सर्वे कर लें, अगर वो बात सच निकल जाए। एक और बात जिसको लेकर के मैंने अभी 20 मार्च को मैंने अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी से 15 किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल मिला था संयुक्त किसान मोर्चे का, उसमें मैं भी था। मैंने वहां पर ये सवाल उठाया कि 30 जो है लगभग जिलों के अंदर पूरी फसल खराब हुई, 50 से 70% फसल हुई, खराब हुई। आपने उसके अंदर कितना पैसा दे दिया, इंटरिम रिलीफ के तौर पर आपने क्या दे दिया, कितनी जगहों पर सर्वे हो गए? क्योंकि यहाँ तो दिन रात फोन से परेशान है, जो भी सार्वजनिक जीवन के अंदर होंगे, किसी भी पार्टी के होंगे, दिन रात उन्हें किसान फोन कर रहा होगा, क्योंकि इतनी लाचारी में है और इतनी असहाय स्थिति में है कि सब कुछ खत्म हो गया
और उन्हें कुछ भी हाथ लगा नहीं है, लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो राजस्व का मुआवजा है वो इतना कम है और जो उसकी इकाई है वो इकाई, जब मैंने कहा मतलब नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैंने कहा कि भाई इकाई किसान का खेत होना चाहिए, है ना। एक समय था, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुल्ताई का जब पुलिस में जो गोली चालन हुआ था जिसमें 24 किसान शहीद हुए थे, उस समय मामला क्या था? मामला ये था कि जो है उस समय तहसील इकाई थी, इसलिए लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता था। उसी को किसानों ने सवाल उठाया था और उसको फिर पटवारी हल्का किया गया था। तो हमें कृषि मंत्री ने कहा कि भाई पंचायत तक तो हो गया है। मैंने कहा कि आपको लगता है कि पंचायत तक काम हो जाएगा क्या? अगर आपका भैंस का बीमा होता है, अगर किसी गाड़ी का बीमा होता है, तो किसान के खेत का फसल बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? राजस्व के मुआवजे की अनावारी जो तय होती है उसकी इकाई किसान का खेत क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ घोषणाएं करते हैं वो कागजों के ऊपर घोषणाएं हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, कांग्रेस ने वायदा किया था 2 लाख रुपए का कर्जा मुक्ति का, और उसके बाद में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 50,000 तक का उन्होंने किया, बाकी आगे उसके नहीं बढ़े। उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार की कमिटमेंट को पूरा करने का काम क्या सरकार नहीं करेगी? क्या जो मतलब आपने आखिरकार, और उससे क्या हुआ? उससे किसान पूरे डिफॉल्टर हो गए। उससे क्या हुआ? किसान जो है खाद बीज जो ले पाता है वो नहीं ले पा रहा है। ये इतना बड़ा समस्या बन गई है, तो क्या इसके सबके बारे में जानकारी है? शिवराज सिंह चौहान जी को, सरकार को, उनके मंत्रियों को, विधायक को, सब कुछ की जानकारी है। मंदसौर में जो गोली चालन हुआ था जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे, उस मंदसौर के अंदर आप जाके देखो तो वही हाल, ढाक के 3 बात, 2 रुपए 4 रुपए के अंदर 3 रुपए में जो है प्याज और जो है लहसुन बिक रहा है। जी, किसान पे चूंकि बहस हो चुकी है, मुद्दे हमारे पास 2 और हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है 3, मैं शुरू में ही, पहला किसान, कानून व्यवस्था, फिर रोजगार। तो चूंकि निश्चित तौर पे किसानों की स्थिति को लेकर आपने बहुत अच्छी परिभाषित कर दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रहलाद जी, आप ये उत्तर देना चाहेंगे? कोई भी एक गाँव का नाम बताना चाहेंगे कि फिर हम कानून व्यवस्था पे बात करें? सुनीलम जी कह रहे हैं मैं उस गांव में चला जाऊंगा। बड़े ही आदर के साथ मैं डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं सतना का रहने वाला हूं जी, और बिल्कुल मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अगर इक्का दुक्का किसान किसी नहीं, किस गांव का नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा सतना का नहीं, गांव का नाम बता दीजिए, किसी भी गांव का। मैं तो पूरे सतना जिले के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं भी अगर 1-2% अगर केवाईसी के मुद्दे को छोड़कर अगर किसी को 100% अगर राशि नहीं मिली है, केंद्र की राशि, तो मैं बिल्कुल असहर्ष स्वीकार करूंगा, आपके चैनल पे दोबारा स्वीकार करूंगा। चलिए विनाश जी, कानून के मुद्दे पे आप। मुझे बहुत इस बात की खुशी है क्योंकि वहां के जो सांसद हैं वो भी हमारे मित्र हैं, गणेश सिंह जी, है ना। मैं बाकायदा आऊंगा और आप ही के साथ में, और उनके गांव के अंदर भी मैं जाने के लिए तैयार हूं कि हम वहां पर जरूर देखेंगे। और अगर आपने ये बात साबित कर दिया तो मैंने भी असत्य बयान किया, मैं भी इसी चैनल के ऊपर बोलने को तैयार रहूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने पदयात्रा में और पूरे दौरे के अंदर देखा है, हर गांव में हाथ खड़े कराए हैं, मैंने पूछा है, इसलिए अपनी फर्स्ट हैंड जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी के सुने आधार पर नहीं बोल रहा हूं। जी, कानून पे व्यवस्था पे बात हो रही थी। जाट साहब ने कहा नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार के मामले से बहुत सारी बात कही। मिन्हाज जी, आप कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने मोटा मोटी सारी बिंदुओं पे आपने प्रकाश तो डाल ही दिया है कि महिला अत्याचार हो या फिर किसी भी प्रकार का क्राइम हो, उसमें नंबर 1 पे है। मैं एक चीज जो है जो मिस हो रही है, जिसपे आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत गंभीर विषय है कि अभी मध्य प्रदेश में जो नाबालिग बच्चे हैं जी, तो बाल अपराध में मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास लगातार रच रहा है। 2021 के बाद 22 और ये 23 में भी लगभग यही आंकड़े आने वाले हैं। 5,886 केस ऐसे पंजीकृत हुए हैं जो बच्चे मतलब नाबालिग हैं और संगीन अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हत्या भी है और लूट भी है, मर्डर मतलब और बलात्कार भी है। तो इस विषय पे कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल होती जा रही है। ये बच्चे कौन है? ये बच्चे प्रदेश का और इस देश का भविष्य है। जब बच्चे ही जो रीढ़ के हड्डी होते हैं, जिसको आगे चल के इस प्रदेश को संभालना है, देश को संभालना है, वो बाल अपराध में लिप्त हो जाएंगे, तो इसके पीछे मैं उन बच्चों को दोषी नहीं मानता, इस व्यवस्था को दोषी मानता हूँ प्रदेश की, देश की। तो इस विषय पे
बहुत गंभीरता से सरकार को, कोई भी सरकार हो, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। इसका हल निकालने की जरूरत है कि आखिर बच्चे बड़ी तादाद में बाल अपराध में लिप्त क्यों हो रहे हैं। चलिए, आपकी सरकार बन जाएगी तो आप इसका हल निकाल दीजिएगा। श्रीवास्तव जी, आपकी इस कानून व्यवस्था को लेकर के हम टिप्पणी जानना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे जो सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी युवाओं के लिए। आज ही युवा सम्मेलन हुआ था, शिवराज जी उस पर शिरकत किए थे, बहुत सारी ऐप भी लॉन्च किए, उस पे जाएंगे। अभी कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, कानून व्यवस्था को लेकर के आपने एनसीआरबी के बहुत सारे आंकड़े बताए जी, जिनमें जो है आदिवासी अत्याचार है, इसके अलावा महिला अत्याचार, उत्पीड़न है, तमाम चीज़ों में प्रदेश नंबर 1 है। कई एक ऐसे अपराध हैं जहाँ दूसरे तीसरे नंबर पर होगा। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक अपराध पर लगाम लगाने की बात है, हम ये नहीं कहते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही होगी जी, बिल्कुल प्रयास करती है, हर सरकार प्रयास करती है कि उसके कार्यकाल में जो है ऐसे अपराध न बढ़ें, लेकिन जो जिस तरह से बढ़े हैं निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के लिए और सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। और ये बड़ी बड़ी विकट स्थिति हो जाती है जब हम पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के नाम की चर्चा होती है कि यहाँ अपराध इस तरह के अपराधों चरम सीमा पर हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है त्रिपाठी जी कि जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, सरकार बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। हाँ, ये जरूर है, प्रयास जरूर कर रही है जी। चलिए, अब हम आज युवा पंचायत हुई है सुनीलम जी, जाट साहब और सुनीलम जी आपसे बताना चाहेंगे, जिसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इन 3 सालों में युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन बढ़ाए हैं शिवराज जी ने 3 सालों में? सुनीलम जी। देखिए, रोजगार बढ़ाने के लिए जो जहां पर गुंजाइश है वहीं पर आपको कुछ करना पड़ेगा। गुंजाइश किस क्षेत्र के अंदर है? आपको जो कुटीर उद्योग है, जो ग्रामीण उद्योग है, जो कृषि क्षेत्र है, उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खेती घाटे में ही जाती चली जाएगी तो रोजगार कहां पर आप पैदा करने का काम करेंगे? 70 लाख से ज्यादा लोग अगर बेरोजगार हैं और आपने देखा है कि 22 लाख लोगों ने अलग अलग जगह पंजीयन कराया और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन्होंने 21 लोगों को रोजगार दिया और उस रोजगार कार्यालयों में 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ जी। ये बात आपने देखा होगा, इसके ऊपर आपने जरूर प्रोग्राम किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके की स्थिति हो तो रोजगार देना प्राथमिकता है ही नहीं। ये एक तरीके का जो सरकार का सोच है वो ये है कि किसी भी तरीके से आदमी को जीवित रहना चाहिए, और जीवित रहने के लिए उसे ठीक है आपने 1 और 2 रुपए किलो का आपने अनाज दे दिया, उसके बाद वो जिंदा रहेगा और उसके बाद में रोजगार का कोई उसको अवसर है ही नहीं। इस पूरे के पूरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोजगार में अगर अवसर होते तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी IT क्षेत्र के अंदर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो लोग पुणे क्यों जाते हैं, वो बेंगलोर क्यों जाते हैं, वो हैदराबाद क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं अपने आसपास जो है सब तरफ मैं देखता हूं कि मेरे संपर्क के जितने बच्चे, मतलब माँ बाप के बच्चे जिन्होंने टेक्नोलॉजी से कुछ कर लिया, वो सब मध्य प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। मैं आपसे कहूंगा कि वो बताएं कि जितने जो जिला रोजगार, जो जिला उद्योग केंद्र हैं उसके अंदर कुल कितने कारखाने जो है वो आज चल रहे हैं। मैं अभी ग्वालियर के अंदर बैठा हूँ, ग्वालियर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए, आप अगर चले जाएंगे तो आपको सुनसान और पूरा वीरान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया है। मैं आपको अकेला एक बताता हूँ, आपको तो मालूम है मानी कि अकेला एक जो मतलब ये जो सेंचुरी का जो है खरगोन के अंदर, उसके अंदर 2000 दिन से वहां पर धरना चल रहा है। 1000 जो श्रमिक हैं उनको निकाल दिया गया वहां पर और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। रोजगार देने के लिए कोई तैयारी नहीं है, उनको वैकल्पिक कोई किसी स्तर का रोजगार नहीं है। और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, कुछ नहीं, 100 दिन का रोजगार की गारंटी है योजना, आप हमें बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने दिन आपने रोजगार दिया। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, फिर आप एक दिन मेरे को आप ले आइए, मैं माननीय जब आपके यहाँ सतना आऊंगा तो ये काम भी हम लोग कर लेंगे कि आपके साथ हम चलेंगे और सतना में कोई एक ऐसा गांव देखेंगे जिस गांव में जितने पात्र लोग होंगे रोजगार गारंटी वाले, सब लोगों को 100 दिन का काम मिल गया होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो राष्ट्रीय एवरेज है वो 32 का एवरेज है ना, 32 से 35 दिन का एवरेज है, उससे मामला कहीं आगे बढ़ा नहीं है। और जो मनरेगा का उसका भी पेमेंट हो रहा नहीं है। तो इस तरीके की पूरी स्थिति है, मतलब रोजगार की तो हालत इतनी ज्यादा खराब है। और इसलिए आप ये देखेंगे कि जो बेरोजगार युवा है वो लगातार सड़कों के ऊपर है।
और जब वो सड़कों के ऊपर आता है तो उससे बातचीत करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी लठ चलाने का काम करती है ना, और जी। उनके ऊपर मुकदमे लगाने का काम करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारों को लाठी से उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। बेरोजगारों का एक व्यापक और बड़ा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में खड़ा होता हुआ मुझको स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा ही कहना चाहता हूँ। जी। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के जब भी बात होती है तो यहाँ पर एक समूह को, एक धार्मिक समूह को टारगेट किया जाता है और उसके घरों को बुलडोजर से तोड़ देना, उनको जो है गिरफ्तार कर लेना, उनको एक वेलन के तौर पर पेश करने का काम करना। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई इशू है ही नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला कोई इशू है ही नहीं, लेकिन वो इशू को खड़ा करने के लिए बार बार ऐसी घटनाओं को जो है हाईलाइट करने का काम किया जाता है और फिर एक समूह के लोगों को टारगेट करने का काम किया जाता है। और बहुत बड़े नेता हैं, एक जब उनके क्षेत्र के अंदर इस तरीके का कुछ हो गया था जहां पर दो जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को गोली मार दी गई थी, जब मैंने उनसे ये सवाल किया, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम चलता है इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक बयान भी इन लोगों के पक्ष के अंदर दे दें तो हमको भी एंटी हिंदू साबित करने का काम कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो एक समुदाय विशेष के साथ में जुड़ा है, वो अपराध के साथ में नहीं जुड़ा। मैं तो ये कहता हूँ आप एक कहो, इस बात की घोषणा करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अधिकारी ऐसे हैं जो लोकायुक्त ने पकड़े हैं, रंगे हाथों पकड़े हैं, आपकी एजेंसी है उसने पकड़े हैं, आप उनके घर तोड़वा दो। जितने बच्चियों के बलात्कार हुए हैं सामूहिक, आज तक जितने आप 3 साल का हिसाब कर रहे हो, लेकिन आपको तो हिसाब पूरा देना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी जब से जो है मुख्यमंत्री बने हैं तब से जितने बलात्कार के मामले हुए हैं, जितने लोगों को सजा हुई बलात्कार के मामलों में जो सजा काट रहे हैं, आप क्या उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वाने का काम करोगे? चलिए नहीं सुनील जी आपकी बात आ गई। अभी बहुत सारे और हैं, पर निश्चित तौर पे जाट साहब, युवा पंचायत आज हुई है, रोजगार को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई है कि 16 करोड़ रुपए खर्च किए, 21 लोगों को रोजगार दिया। जी। 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में विधानसभा में प्रश्न का जवाब दिया गया कि 21 लोगों को नौकरी मिली है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2018 का दृष्टिपत्र लॉन्च किया था, जिसे इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते आपकी दृष्टि ओझल हो जाएगी, तो उसमें ये कहा था कि हर हाथ एक काज योजना लाएंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे। हर हाथ एक काज योजना का क्या हुआ, कहाँ है वो? ये 15 महीने बहुत बात करते हैं, लेकिन खुद आज अपनी ही सरकार के लिए कह रहे हैं कि हमने 3 साल जो है बिता दिए हैं। तो 15 महीने की जिम्मेदारी डालने को तैयार हैं, लेकिन 3 साल की जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि 51,000 जो MP टेट जो वर्ग 1 है उसके शिक्षकों की 51,000 पद करने की मांग को लेकर युवा आंदोलनरत है। और विधानसभा में वो सरकार जो है कहती है कि पद वृद्धि नहीं होगी, जिसके मुखिया जो हैं 1 अप्रैल 2018 से इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो ये झूठी घोषणाओं का आडंबर जो है वो अखबार और मीडिया की हेडलाइंस के लिए है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके सत्ता में आए थे। और अभी तो 17 सितंबर और 5 मार्च को प्रदेश के युवाओं ने बेरोजगार दिवस मनाया। ये कितनी विडंबना की बात है कि मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के जन्मदिवस पर युवाओं को अपनी बात कहने के लिए बेरोजगार दिवस की घोषणा करनी पड़ रही है। आज ट्विटर पर मध्य प्रदेश में बेरोजगार महापंचायत क्यों ट्रेंड कर रहा है, आज की ही बात है ना। तो 18 साल के बाद आप शासन में होते हैं और फिर कहते हैं कि हम बेरोजगारों को 8,000 रुपए देंगे, चुने हुए बेरोजगारों को। मतलब अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रचार करने के लिए सरकारी खर्चे पर आप पैसा देंगे क्या करने जा रहे हैं? ये 18 सालों की जो रोजगार के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान सरकार की असफलता है, वो चिंगाड़ कर कह रही है कि युवा जो हैं बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा संक्षेप बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब उपचुनाव हुए थे 28 विधानसभा सीटों के,
जब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की नौकरी मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगी। शायद प्रहलाद जी बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या प्रावधान आपने कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। खैर, जब वैकेंसी नहीं है, हर जगह तो पर्चा लीक हो रहा है। पहले व्यापम के माध्यम से मध्य प्रदेश की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया, अब पर्चा लीक करके स्कूली छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिस्टर घोटाला ने 18 साल के शासन में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। प्रहलाद जी उत्तर देना चाहेंगे अब आप बेरोजगारों को लेकर, युवाओं को लेकर? आज ही तो आपने बढ़िया 2 ऐप लॉन्च किए हैं युवाओं को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में नई युवा नीति लागू हुई है जी। और देखिए, रोजगार, चाहे सरकारी अगर नौकरियों की बात करें तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और नौकरियां देंगे, उसकी प्रोसेस चालू है और उसमें सरकारी नौकरी का कहा है उन्होंने भी हैं और आने वाले समय में उसके लिए जो 1 अप्रैल का ट्वीट देख लीजिए 2018 का। झूठ बोल रहे हैं जाट साहब, बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी का कहा है। 1 अप्रैल 2018 का ट्वीट देख लीजिए प्रहलाद जी। 1 अप्रैल 2018 सरकारी नौकरी 1 लाख जी। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी नहीं है तो चिड़िया उड़ाते घूमे, आप चिड़िया उड़ाइए, है ना। लेकिन देखिए, चिड़िया उड़ाने की बात नहीं है, युवाओं के प्रश्न से आप इस तरह से ध्यान नहीं भटका सकते। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना चाहिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां कर बच नहीं सकते। मैं क्या क्या कह दूंगा आपको इसका अंदाजा नहीं है, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहते हैं तो। जी नहीं, ऐसा मत करिए। आनंद जी को और समय दीजिए, जब मेरा समय आए तो बताइएगा। चलिए, आपका समय है प्रहलाद जी। माननीय त्रिपाठी जी, एक केवल बात कहना जी चाहता जी, हूं सुनील कि जो वैकेंसी खाली हैं, जो दिखाई पड़ता है, आप जब डालते हैं गूगल में तो 1.25 लाख पद सरकारी खाली हैं। जी जी। उनमें से 1 लाख पद बहाली करने की बात है। बहाली की प्रक्रिया के अंदर कम से कम जो है 2 साल लगते हैं। इसका मतलब है ये चुनाव निकल जाएगा और अगला चुनाव भी इन्हीं 1 लाख के ऊपर, जहां पोस्ट जो वैकेंट होगी उसके ऊपर लड़ा जाएगा। चलिए, अब प्रहलाद जी बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, अगर सरकारी नौकरियों का विषय आता है तो सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई विभागों में नौकरियों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ की परीक्षाएं हो गई हैं और सारा मामला, सरकारी वाला मामला प्रक्रिया में है, वो एक चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम रोजगार की बात करें तो जब कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, जैसा 22 MSME क्लस्टरों का निर्माण हुआ है, 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम हो रहा है ना। इसके लिए चाहे वो ईवी पार्क हो, फार्मा पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, गारमेंट्स यूनिट्स का मामला हो, लेकिन पार्क ही पार्क बने हैं, उनमें फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं। देखिए, मैं तो जहां मैं सतना की अगर बात करूं तो मैं तो, आप आइए औद्योगिक क्षेत्र में, देखिए कितने रोजगार लगे हैं, कितने स्टार्टअप्स ने काम करना शुरू किया है जी। और रही बात, अगर देखिए जब फैक्ट्रियां आती हैं तो निश्चित तौर पे अगर कोई उद्योग धंधे लगते हैं तो उनको रोजगार भी मिलता है। विवेकानंद जयंती के समय से हम हर रोजगार मेले हर माह लगा रहे हैं, जहां पर 2.5 से 3 लाख रोजगारों के लिए हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए हो, हर माह उनको युवाओं को रोजगार दिया भी जा रहा है। और अगर आप बेरोजगारी की बात करते, इतना भयावह दिखाने का प्रयास करते हैं, तो जिस आप रिपोर्ट की कांग्रेसी मित्र हमारे बड़ा छाती पीटते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, उसी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर फरवरी तक में सिर्फ 2% है। उसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में जी चाहे वो स्वरोजगार के मामले हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के मामले हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार देने के, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में सरकारी ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, नौकरियों में भर्ती हो रही है, परीक्षाएं हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। प्रहलाद जी हमारे श्रीवास्तव जी की टिप्पणी ले लेंगे। आनंद जी, बहुत संक्षेप में, समय मेरा ज्यादा बढ़ गया है, समाप्त हो गया। विधानसभा में कहा है प्रश्न के जवाब में, और 5000 पटवारी के पदों के लिए 11 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें PhD धारक शामिल हैं। तो बेरोजगारी को छुपाइए मत सर, स्वीकार कीजिए, हर हाथ एक काज योजना पर काम कीजिए। प्यून के लिए भी इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे पहुंचे थे। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे सारे तीनों बिंदुओं पे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, आपने 3 बिंदु रखा आज की चर्चा में। एक तो किसान, दूसरा जो है कानून व्यवस्था, तीसरा बेरोजगार जी। और अगर पूरे का आकलन किया जाए
तो बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। जहाँ तक किसान की बात किया जाए तो निश्चित रूप से सरकार ने कुछ किया ज़रूर है, लेकिन अभी सुनीलम जी जिस तरह से बता रहे थे, अगर उन सारी चीज़ों को समझा जाए तो हमें लगता है कि किसानों को भी काफ़ी परेशानियां हैं और उनकी आय दुगनी करने का तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था पर त्रिपाठी जी आपने देखा है कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो कानून व्यवस्था में भी सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 3 सालों में सरकार ने काफ़ी कुछ चीज़ों को करने की, जन कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा काम किया, केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी काम किया, चाहे आवास जो प्रधानमंत्री आवास हो, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 सालों में सरकार एक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। हाँ, प्रयास जरूर किया सरकार ने। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी आपका, आनंद जी आपका, मिन्हाज जी आपका, डॉक्टर सुनीलम जी आपका भी, और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज जनता मांगे जवाब में हमने चर्चा की कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 3 सालों के शासनकाल में कितनी तरक्की हुई, प्रदेश विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा। अब इस साल के अंत में एक बार फिर विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनता को ही तय करना है कि किसने जनता से किए वादों को पूरा किया और जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।